नमस्कार। आज इस गंभीर सब्जेक्ट पर बात करने के लिए मेरे साथ सतीश चंद्र मिश्रा सर जुड़े हुए हैं, ओमकार चौधरी सर जुड़े हुए हैं। एक मुख्यमंत्री का बेटा जो कहता है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया के समान है, किंतु उसे इस बात का दुख भी नहीं है। आज फिर जब पत्रकारों ने उससे पूछा तो अपनी बात पे अटक है। उसको समर्थन करने के लिए प्रकाश राज से लेकर के कई लिबरल सूडो लिबरल तबके के लोग सामने खड़े होते हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की, बयानबाजी की और गाइडलाइन तय की। मणिपुर से लेकर के सारे मुद्दों पे खुद स्वतः संज्ञान लेने वाले कोर्ट में बैठे हुए लोग चुप हैं, क्योंकि स्वयं कभी जोसेफ ब्राह्मणों की जेनोसाइडल हत्या पे मुस्कुरा बैठे थे सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ सतीश चंद्र मिश्रा सर और ओमकार चौधरी सर जुड़े हुए हैं। दोनों वरिष्ठ जनों को बुलाने का मकसद ये है कि राजनीति में इस प्रकार की चीजें पहले शायद कभी नहीं देखी गई, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न अंग है और हम अरुणाचल प्रदेश में भी G20 करेंगे। तो क्या इस देश में अब पूरी तरह से आग लगाने का सुनियोजित षड्यंत्र है कि अगर मुसलमानों से प्रवोक नहीं हो रहे हिंदू तो ईसाइयों से हो जाए, किसी प्रकार से इस देश में आग लगे? सबसे पहले सतीश मिश्रा सर, उसके बाद ओमकार सर टिप्पणी करेंगे इस विषय पे। अभिषेक जी को नया नहीं है, और ये जो कि इसका उदय नाम है शायद, पाप उदय हुआ है भारत का। तो ये कोई पहला आदमी थोड़ी है। चुनाव के माहौल है, ये आजकल वो गठबंधन और गठबंधन दुनिया भर की बातें चल रही हैं, इसलिए चर्चा में। अगर सच बताइए, आप भी अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि जब तक इसने कुकर्म नहीं किया था, सनातन के एक तरह से नरसंहार करने का आह्वान कर रहा है हिंदुओं का, हिंदुस्तान में कितने लोग इसका नाम जानते थे? तमिलनाडु में भले जानते हो, अन्यथा ये अपने नाम के पहचान का मोहताज था ये आदमी। मैं ही नहीं जानता था, या स्टालिन को जानता था, और ये कुकर्म करने के बाद ये चर्चा में आ गया। तो इस एक सीधी रणनीति ये थी कि ये नाम है ना कि बदनाम करोगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये उस रणनीति के तहत इसने ये बयान दिया है। और ये मैंने कहा ना, पहला नहीं है। सन 712 में पहला हमला सनातन पे ही हुआ था। राजा दाहिर पे मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, तो वो सनातन पे ही हमला था, हिंदुओं पे ही हमला था। तो आज समझिए करीब करीब 1300 साल हो गए। तो ये 1300 साल से हमले हो रहे हैं, लेकिन इसका सनातन अपनी जगह स्थिर है। और इनके ऐसे कई आए कई चले गए, सिर्फ अपने एक रणनीति है। और दूसरे एक जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो मैं बताऊं, जो मुझको लगता है कि ये जो तथाकथित INDI ये गठबंधन बना है, इसमें ये एक पैरेलल रणनीति पे चल रहा है। ये पैरेलल रणनीति पे चल रहा है कि वो प्रियंका गांधी जाके शिवालय में जल भी चढ़ा रही है, दूध भी चढ़ा रही है, और राहुल गांधी भी बता रहा है कि मैं हिंदू हूं। और एक धारा इनकी ऐसी चल रही है इसी के अंदर कि जमकर खुलकर हिंदुओं का, सनातन धर्म का विरोध करो और जहर फैलाओ। क्योंकि ये अकेला आदमी नहीं है। इससे पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुरू किया, ममता बनर्जी ने बंबई में तिलक लगाने से, स्वागत लगाने से मना कर दिया। आपको ध्यान होगा, केजरीवाल का एक मंत्री था वो, जो अभी 6-7 महीने पहले, क्या राजेंद्र पाल ऐसे कुछ नाम था उसका, मैं पूरा भूल रहा हूँ नाम, उसने बाकायदा एक सभा करके सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगला। लालू यादव का एक विधायक अभी कुछ दिन पहले बोला था, रामायण के ही ऊपर बोला था, इसी स्वामी प्रसाद। तो ये दोधारी तलवार के रूप में चल रहा है कि एक तरफ आंखों में धूल झोंको, प्रियंका गांधी जाके शिवालय में जल और दूध चढ़ाए, और दूसरी तरफ ये जहर चढ़ाएं, ये जहर बांटे। उस रणनीति की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या इसमें ये जो प्रकरण हुआ है, उदय स्टालिन का जो बयान है, इसमें सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो होनी है सुप्रीम कोर्ट की, कि क्या कि जो क्योंकि नहीं उसमें जो फ्रॉड हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि ये आज मैं देख रहा था, लाइन चल रही थी, फ्लैश हो रहा था कि उदय के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। FIR दर्ज करना तो वही ना कि एक नाटक चल रहा है कि दिखाएंगे कि साहब हो गया। कार्रवाई क्या हुई उसके बाद, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और सुप्रीम कोर्ट की साख और धाक दोनों इस पर कसौटी में है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगा, जिस तरह से नूपुर शर्मा का ले लिया था, या केंद्र सरकार की हर कार्रवाई को दूरबीन लगा के देखा करते हैं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो क्या तमिलनाडु की सरकार से सुप्रीम कोर्ट कल पूछेगा खुलने के बाद कि इस उदय के कुकर्म हुए, क्योंकि वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म को गाली नहीं है,
उसने सीधे सीधे आह्वान किया कि नरसंहार करो, इनका खत्म कर दो। उसने कहा इनका खात्मा। ये वो एक आतंकवादी की भाषा वो बोल रहा है और सीधे सीधे कत्ले आम का आह्वान कर रहा है। तो देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर निर्णय करता है। लेकिन ये इनकी रणनीति है गैंग की, और उस रणनीति पे क्या सुप्रीम कोर्ट हमारा कानून का राज है, तो सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं क्या उसकी वो आती है टिप्पणी कल। ओमकार सर, आप इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी इस प्रकार की विपक्ष की बेचैनी, और इस पूरे भारत में राहुल गांधी 3 बार बयान दे चुके हैं, कभी किरासन छिड़क दिया, कभी पेट्रोल छिड़क दिया, तो क्या अब पेट्रोल किरासन इनके अलग अलग विपक्षी दल एक साथ छिड़क रहे हैं? जी देखिए, जो सतीश जी ने कहा है बिल्कुल सही बात है, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक बात तो ये है कि ये मेरे विचार से तो ठीक ही हुआ है, और जितने बयान इनके आ रहे हैं, यानी डॉट गठबंधन वालों के, ये इस लिहाज से ठीक है कि 2024 के चुनाव से पहले इनकी मंशा क्या है, इनकी नीति क्या है, इनकी नीयत क्या है, इनके दिमागों में कौन सा जहर भरा हुआ है, ये सब सामने आ रहा है। तो लोगों को फैसला लेने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि हमें एक्चुअल में चुनना किसको है, वोट किसको देना है, रिजेक्ट किसको करना है। इस लिहाज से ये ठीक हो रहा है जो भी हो रहा है। दूसरी बात, ये उदयनिधि क्या पहला व्यक्ति है जिसने इस तरह की हरकत की है? नहीं, उत्तर प्रदेश से तो लाइन लगी हुई है। बाकी के नाम तो अभी सतीश जी ने गिना दिए हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जो राहुल गांधी हरकतें कर रहे थे भारत जोड़ो के दौरान भी और उससे पहले भी, वीर सावरकर को गाली देना, हिंदुत्व की एक अलग ही व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश करना, ड्रामे जैसे रामायण काल में रावण ने किया था, छद्म वेश धारण करके सीता जी से भिक्षा मांगने के लिए गया था। क्या ये जो इनका छद्म रूप है कि जब भी चुनाव आते हैं, मध्य प्रदेश के आते हैं तो कमलनाथ इनके साथ दिखाई देने लगते हैं, उज्जैन के मंदिर जाएंगे, दूसरे मंदिरों में जाएंगे, पूजा पाठ का नाटक नौटंकी करेंगे, लोकसभा के आएंगे तो अलग अलग जगहों पर जिन जिन प्रदेशों में जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की नकल करने की कोशिश करते हैं कि साहब मंदिरों में जाइए और उल्टे सीधे जैसे भी वस्त्र धारण करने हैं, और कई बार तो बहुत हास्यास्पद स्थितियां हो जाती हैं कि धोती पहन करके, जनेऊ पहन करके जब चलने की कोशिश करते हैं तो पता लग जाता है कि पहली बार धोती पहनी है या किसी और ने धोती इनके शरीर पर लपेट दी है। तो ये जो एक छद्म जो रूप इनका समय समय पर सामने आता रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक उसको समझती नहीं है। अब नई पार्लियामेंट जब बनी, जब वो लोकार्पण हुआ उसका और विधि विधान के साथ हुआ, जो भी हमारी सनातन परंपराएं हैं उनके अनुसार हुआ। ये अलग बात है कि अलग अलग धर्मों के कुछ ज्ञानियों को बुलाया गया, लोगों को बुलाया गया, उनसे पाठ करवा दिया गया, लेकिन सेंगोल से लेकर के तमाम जितने भी वहां पर कार्यक्रम किए गए, वो एक संदेश और संकेत देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसकी पुनर्स्थापना के लिए संकल्पबद्ध हैं पूरी तरीके से। और ये पहली बार नहीं हुआ है अभिषेक जी। जी आप केदारपुरी देख लीजिए, आप काशी नगरी में देख लीजिए जो कॉरिडोर बना है, आप उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर देख लीजिए, सोमनाथ देख लीजिए, अभी इन्हीं के कार्यकाल में, योगी मोदी के कार्यकाल में ही भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो ये बेचैनी है इन लोगों में जो एक्चुअल में मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हैं, हिंदुत्व के खिलाफ हैं, और वो कभी कभी बहुत विद्रूपता के साथ, बहुत, मैं कहूँगा कि बेशर्मी के साथ इन लोगों के
जबान से बाहर आ जाती है, वो प्रस्फुटित हो जाती है। ये वैसा ही केस है। और जी। जो बात सतीश जी ने कहा है, मैं बिल्कुल उसको अंडरलाइन करता हूं। ये परीक्षा है सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस की। अगर उन्होंने इस मामले पर स्वतः संज्ञान नहीं लिया तो एक्सपोज होगी फिर से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस। दूसरी बात मैं कहता हूं, इसी तरह का बयान अगर ईसाइयों के बारे में या इस्लाम के बारे में या इस्लाम मानने वालों के बारे में अगर किसी ने दे दिया होता तो क्या होता अभी तक पूरे देश में? अगर तो नुपुर किसी ने शर्मा कहा हमारे सामने होता उदाहरण है। अगर किसी ने कहा होता कि मुसलमानों को खत्म कर दो, ईसाइयों को खत्म कर दो या किसी और समुदाय के लोगों को खत्म कर दो, अब तक आग लग चुकी होती पूरे देश में। ये सनातनी ही हैं जो लगातार कुठाराघातों के बावजूद, और ये कुठाराघात केवल इस तरह के बयानबाजी से नहीं, मैं इससे बड़ी बात कह एक्शन रहा से। हूं, जी। मैं इससे बड़ी बात कह रहा हूं, अगर सनातनी संयमित ना होते तो पता नहीं कितने सालों पहले भगवान राम का मंदिर बन चुका होता। क्यों कोर्ट के फैसलों का इंतजार किया गया? क्यों कोर्ट की कार्रवाइयों में वहां लगातार तारीखें भुगतते रहे जो सनातनी थे, जो भगवान राम के उपासक थे? क्योंकि वो कोर्ट के जरिए ही, कानून के जरिए ही, संविधान के अनुसार ही फैसला आने का इंतजार करते रहे। वरना तो केंद्र सरकार को, संसद को ये अधिकार है, वो किसी भी भूमि को अधिग्रहित कर सकती है, वहां पर निर्माण कार्य कर सकती है, धार्मिक स्थल का निर्माण भी कर सकती है, मंदिर का और दूसरे धर्म स्थलों का भी निर्माण कर सकती है। लेकिन ये हमारी जो सहनशीलता है उसकी बार बार, हजारों बार परीक्षाएं ली गई हैं। और अब जिस तरीके से जागरूकता आ रही है तो इनको कुछ ज्यादा ही परेशानियां हो रही हैं। तमिलनाडु से लेकर के बिहार तक, उत्तर प्रदेश तक, दूसरे राज्यों में भी अब जिस तरह की गंदी जबान का यूज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पर ब्रेक तो लगाना पड़ेगा ना। और इसके वो लिए अब केंद्र कुछ तो सरकार के हाथ व्यवस्थाएं में है ना। आपको करनी पड़ेगी, वो वैसे आज व्यवस्थाएं केंद्र करनी सरकार, पड़ेगी। जी, वैसे आज केंद्र सरकार के गृह मंत्री से लेकर के सबके बयान है। सतीश सर, मेरा एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन था, क्या ये हिंदुओं को प्रोवोक करने की एक स्ट्रेटजी है क्या, कि देश भर को मणिपुर जैसा कुछ बना दिया जाए, आगजनी हो, हिंदू एक बार सड़क पे आएंगे तो हम उसके बदले, फिर हमारे पास प्लान तो है ही, एग्जीक्यूट करेंगे, हम सड़क पे आएंगे, बमबाजी करेंगे और फिर सारा ब्लेम हिंदुओं पे लगा देंगे? जी। नहीं, आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं ओंकार जी ने जो सबसे शुरू में बात की इसको मैं आगे बढ़ा दूं और स्पष्ट कर दूं। आगे क्या बढ़ा दूं, स्पष्ट कर दूं। जो उन्होंने कहा ना कि अच्छा होगा जनता तय कर लेगी किसको रिजेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, ये मैं इससे आगे की बात कह रहा हूं कि ये जो कि भाजपा या नरेंद्र मोदी 2024 में अपने जीत की हैट्रिक मारे, फिलहाल उसके लिए भाजपा से ज्यादा मेहनत इन्होंने शुरू कर दी है, इसी विपक्ष ने शुरू कर दी है। और ये सब उसी के अंतर्गत मैं देख रहा हूँ कि इनकी ये हरकतें, इनकी ये करतूतें 2024 में रिकॉर्ड तोड़ परिणाम देंगी, क्योंकि अब जो है हर आदमी जागरूक है सोशल मीडिया की बदौलत। वो सब तो बातें पहुंचती हैं, सब विचार पहुंचते हैं। तो ये है। और दूसरे जो आपने कहा प्रोवोक करने वाली बात, तो ये आग से खेल रहे हैं। मैं बहुत लोग बोलते नहीं खुल के, लेकिन मैं खुलकर बोलता हूँ, मैं बताता हूँ कि ये आग से क्यों खोल रहे हैं। 1993 में दंगा हुआ था बंबई में, और ओंकार जी तो हम लोगों से वरिष्ठ है, इनको याद होगा कि 1993 का जब दंगा हुआ तो गावस्कर और सुनील दत्त और दिलीप कुमार ये सब प्रतिनिधि मंडल बना के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास गए, और उस मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरे बस में नहीं है बंबई का दंगा काबू करना, ये आपको दस्तावेजी फैक्ट बता रहा हूं। और उसने कहा कि मेरे बस में नहीं है, इस दंगे को केवल एक आदमी कंट्रोल कर सकता है, उसका नाम है बाल ठाकरे। तो ये पूरा प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री आवास से निकल के सीधे बाल ठाकरे के यहाँ पहुंचा कि साहब कंट्रोल करिए, रोकिए। तो बाल ठाकरे का वो ऐतिहासिक जवाब है। बाल ठाकरे ने कहा था कि नहीं, अभी हमने सबक ठीक से नहीं सिखाया है, अभी इनको और चलेगा दंगा 2 दिन, और दंगा 2 दिन चला। और उसके बाद से मैं 93 की बात कर रहा हूँ, याद कर लीजिए, 93 से 2023 आज तक बंबई में दंगा नहीं हुआ। तो कभी कभी जो है ना, भाई बिन होए न प्रीत, ये प्रत्यक्ष है।
ये जो ओंकार जी ने कहा कि हम बहुत सहिष्णु हैं, बहुत शांत हैं, और हमारे यहाँ रिक्शा चलाने वाला जो है वो भी अपने बच्चे को लेके, उसके भविष्य को लेके उसकी प्राथमिकताएं कुछ और होती हैं, लेकिन जी जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है तो फिर संभाले नहीं समझता। मैंने कहा बंबई में आज तक दंगा नहीं हुआ, और 2002 के बाद फिर गुजरात में भी आज तक दंगा नहीं हुआ। जी तो ये उस बिंदु पर ले जाना चाहते हैं, वहां पहुंचा देना चाहते हैं कि जहां फिर कठोर सबक उसी तरह का जी इनको सिखाया जाएगा। तो ये जो ये प्रोवोकेशन की बात कर रहे हैं, ये आग से खेल रहे हैं, ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा। सतीश सर को तो जाना भी है 10 बजे, लेकिन ओमकार सर थोड़ा समराइज करके रखेंगे। सर ने जो कहा कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिलेगा, ये लोग स्वयं मेहनत कर रहे हैं। बिहार के अभी एक यादव जी ने, जो कि आरजेडी की पार्टी के, रामचरितमानस, और इस पे तो अलग बात है, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जैसा कुछ होता ही नहीं है, ब्राह्मण का धर्म है। और उसके बाद ब्राह्मणों को गाली दिया। एक अभी कुछ दिन पहले मई में उन्होंने बोला कि ये सब यूरेशिया वाले हैं, इनको वापस रूस भेजना पड़ेगा। तो क्या इस प्रकार के बयानों को कलेक्टिव रूप में देखें तो 2024 में जनता इतनी जागरूक हो पाएगी कि वोट करे मोदी जी को? क्योंकि ये तो एक तरफ इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे, उधर सिलेंडर और महंगाई और टमाटर टांग के घूम रहे हैं। देखिए, वैसे तो इस तरह के जितने भी टटपुंजी टाइप लोग हैं, जी इनके बयानों को ज्यादा सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। पर चूंकि ये जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और ये जो 24 घंटे के चैनल खुल गए हैं, इनके भी पेट नहीं भरते हैं जब तक वो अपने स्टूडियो में कुछ भगवा पहने हुओं को नहीं बैठा लेते हैं, कुछ लाल गोल टोपी वालों को और दाढ़ी वालों को नहीं बैठा लेते हैं, और जब तक ये अपनी स्क्रीन पर आग सुलगा करके चर्चा नहीं कराना शुरू करते हैं, तब तक इनका पेट नहीं भरता। और इनको पता नहीं है कि इस तरह की जो चर्चाएं हैं, इससे समाज का और देश का कितना नुकसान हो रहा है। तो इनको जब अकल आएगी, शायद देर हो चुकी होगी। वैसे तो मैं एक और इससे आगे की बात कहता हूँ जी अब इनकी इस तरह की जो हरकतें हैं, यानी सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया की, इससे लोगों का मोह भंग होना शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस तरह के लोगों को ये बुलाते हैं, जिस तरह के प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, और एंकर जिस तरह के सवाल पूछता है, और जिस तरीके से एक दूसरे के सिर पर चढ़कर के गाली गलौज की भाषा में लोग वहां पर डिस्कशन करते हैं, इससे अब लोगों का पूरी तरीके से मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि आज अभिषेक तिवारी का चैनल देखा जाता है, जी आज जेडी देखा जाता है, दूसरे चैनल देखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ मुद्दों पर बहुत गहराई से और सार्थक चर्चाएं होती हैं, और एक गंभीरता देखने को मिलती है। तथ्यों के साथ एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश यहाँ पर होती है। तो लोगों की जो एक भूख है जानने की और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की, वो यहाँ आकर के शांत होती है। तो ठीक कुछ समय का है, इसमें ये खत्म हो जाएगा मामला। और जिस तरह के लोगों के बयानों की आप बात कर रहे हैं, अगर ये मीडिया और सोशल मीडिया, भाई मंच भी, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, दूसरे, अगर ये लोग इनको अनदेखा करना शुरू कर दें, तो इनकी तो मौत वैसे ही हो जाएगी। इनको कोई जान ही नहीं पाएगा, कोई चर्चा ही नहीं करेगा, और एक समरसता का वातावरण जो है। लेकिन जो मैं एक आदर्श स्थिति की कल्पना कर रहा हूँ और जी अपेक्षा कर रहा हूँ, ये तो होने वाला है नहीं। तो ऐसे में सवाल है कि इन लोगों का इलाज क्या है। इन लोगों का इलाज करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि कोई अगर किसी भी तरह की लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और उनकी अरेस्ट करना पड़ेगा। जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, और इनको अरेस्ट किया जाए, सिंकचों के बिल्कुल पीछे डाला जाए। अगर हमने ये काम कर दिया, तो आप फिर देखिएगा किस तरह की शांति पसरती है। इनकी जी सबकी जो है पेंटे गीली हो जाएंगी। जी सतीश सर, आपके जाने से पहले आखिरी प्रश्न। अन्नामलाई जी ने बहुत जबरदस्त आज बात बोली
कि बीजेपी तमिलनाडु में अकेले 25 सीट जीतेगी। वो पूरे तमिलनाडु के सभी विधानसभा सीट में इस वक्त दौरे कर रहे हैं और जबरदस्त हिंदुत्व के नाम पे कैंपेन चल रहा है और उनको जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। आज ही इन्होंने बयान भी दिया है इसी मौके पे और उन्होंने ये भी कहा कि ये अच्छी बात है कि उदयन जैसे लोगों ने ये बात क्लियर कर दिया कि किस प्रकार की आइडियोलॉजी के साथ वो हैं और हम किस प्रकार की आइडियोलॉजी के साथ हैं। कैसे देखते हैं सतीश सर इस डेवलपमेंट को कि तमिलनाडु में बीजेपी एकला चलो की राजनीति पे है और उनके पास एक सॉलिड तमिल भाषी नेता पहली बार यूथ भी है। यूथ इसलिए है कि वैसे तो आईएएस रहे हैं, लेकिन कमाल का जो रिस्पांस है वो कैसे देखते हैं सर? नहीं नहीं, आप आज इनका जिक्र कर रहे हैं, मैं पिछले डेढ़ साल से इनके ऊपर निगाह रखी हूँ, ट्विटर पे काफी सक्रिय है और मैं बहुत आशान्वित हुआ। वो 25 सीटें या 50 सीटें तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये वास्तव में तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर तो ये करेंगे। और उसका कारण बता दूं कि देखिए, दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़ दीजिए तो दक्षिण में कभी भारत भाजपा के पैर नहीं जम पाए। उसकी जड़ें बड़ी पुरानी है कि वहां पे शुरू से हिंदी विरोध का चला और इसको हिंदी बेल्ट की पार्टी कह के और हिंदूवाद जोड़ के तो भाजपा वहां जम नहीं पाई थी कभी। भाजपा के पास वहां लोकल चेहरा कभी कद्दावर नहीं उभरा। ये जिनका अभी आपने नाम लिया अन्नामलाई, ये जो है ये कद्दावर चेहरा भी है, लोकल भी है और नौजवान चेहरा भी है और बहुत एग्रेसिव कैंपेन ये पिछले काफी समय से चला रहे हैं और इनको इसलिए ये बहुत सफल होंगे जो मैं उम्मीद करता हूँ। जो मेरा आकलन है उसकी वजह एक और समझिए, जो बड़े हमारे पौराणिक काल से चली आ रही है कि आप उत्तर से अगर दक्षिण की तुलना करिए तो आपको सनातन की जड़ें दक्षिण में ज्यादा समृद्ध और ज्यादा गहरी नजर आएंगी। जो हमारे यहाँ मथुरा काशी है तो अयोध्या, लेकिन वो जो भव्यता आपको सनातन धर्म की दक्षिण में नजर आती है, उत्तर में हम कहीं टिकते नहीं। तो ये बताता है कि हजारों साल से वहां का समाज कैसा है, उसकी जड़ें कैसी हैं। ये कुछ लफंगे जो बिल्कुल सही अभी ओमकार जी ने सब इस्तेमाल किया कि ये सब पूंजी लोग हैं, ये तत्काल अलग अलग ताकतों द्वारा इनको खड़ा किया गया, तो इनकी वजह से वो हजारों साल की जड़ें नहीं चली जाएंगी। तो उस समाज को के ऊपर अंदर से ही एक आदमी अन्नामलाई उभरा है। मैं उसके मुझको बहुत आशा है कि वास्तव में कोई बड़ा उलटफेर हम लोग तमिलनाडु में देखेंगे। आपसे जाने से पहले एक और आखिरी प्रश्न, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं और इस वक्त घोसी का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इस पे है, घोसी पे कुछ अपडेट है सर? किस प्रकार की खबरें आ रही कि बीजेपी वहां थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है? नहीं, आपने अच्छा छेड़ दिया भाई। देखिए, छूटा जा रहा था पहलू कि ये जितना कैंपेन इन्होंने चलाया है, चाहे वो उदय निधि हो, चाहे वो आपके बिहार वाला विधायक हो, या सबसे ज्यादा अगुआ इसमें तो यही रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य। और स्वामी प्रसाद मौर्य अभी जहां से चुनाव लड़ा था फाजिल नगर से, वहां से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पे घोसी का चुनाव हो रहा है जी। फैसला हो जाएगा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य अभियान चला रहे थे उसका क्या परिणाम भोगना पड़ा। उसका आपको एक थोड़ा सा इशारा कर दूं कि चुनाव बिल्कुल निकट है और आज अखिलेश यादव लखनऊ में अपने बंगले में बड़े आराम कुर्सी पे पैर फैलाए बैठे हुए थे और आने जाने वाले लोग उनसे मिल रहे थे। और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह है कि उन लोगों से चुनाव की कोई चर्चा नहीं हो रही थी। तो ये समझ लीजिएगा अखिलेश यादव को पता चल चुका है कि वहां क्या होने जा रहा है। तो ये बढ़िया है। घोसी का उपचुनाव सबसे पहला परिणाम होगा कि इस तरह की कैंपेन का क्या असर होगा। बुलडोजर चलेगा वहां, आप समझ लीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका। वैसे मुझे भी अपडेट था कि वहां पे बुलडोजर चल रहा है। सतीश सर, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओमकार सर के साथ जब तक थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। धन्यवाद। प्रणाम ओमकार जी। प्रणाम सर। ओमकार सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3000 लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं 24 मिनट के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो, कम से कम आधा वीडियो तो लाइक कर लीजिए। 1500 लोग तो लाइक होना चाहिए। मेरे और ओमकार सर के साथ समस्या है, जब मैं ओमकार सर के चैनल पे जाता हूं तब भी लाइक होते हैं कम, व्यूअरशिप ज्यादा होती है। तो थोड़ा सर आत्ममुग्ध मत होइए और हमें सपोर्ट भी करते रहिए। ओमकार सर, G20 पे इतना महत्वपूर्ण बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंके की चोट पे कि हम तो अरुणाचल प्रदेश में G20 समिट करेंगे। चीन कौन होता है आपत्ति जताने वाला और पाकिस्तान कौन होता है? और बोले कश्मीर और G20 में बैठ के कराना हमारा अधिकार,
देश के हर हिस्से में होंगे इवेंट। तो ये तो डर का माहौल नहीं है। फिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहा है कि मोदी डर गया चाइना से? जो आदमी खुद डरा हुआ होता है वो ही इस तरह की बातें दूसरों के बारे में करता है। तो वो तो खुद ही इतने डरे हुए हैं कि लालू से गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसों से गले मिलते हुए दिखाई है। वैसे तो लालू जी और राहुल गांधी की श्रेणी अब एक ही है। लालू यादव भी भ्रष्टाचार के घोटालों में, चारा घोटाले और रेलवे घोटाले में अंदर हैं, उन पर चार्ज फ्रेम हुए हैं। राहुल गांधी, उनकी मम्मी भी नेशनल हेराल्ड के 5,000 करोड़ के घोटाले के मामले में जो है वो ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है कि जब वो जाकर के लालू के साथ डिनर करते हैं या उनसे मटन बनाना सीखते हैं। और सर ये मटन सावन मास में बना था, अपडेट आज हुआ है, ये मैं बता दूं सर आप। जी हाँ 5 अगस्त को वो गए थे, जिस दिन उनको 2 साल की सजा का स्टे मिला था, उसी दिन शाम को गए थे। और पसंद देखिए, सबसे पहले लालू से जाकर के मिले थे। तो कितना वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं आजकल लालू से, इससे भी पता लगता है। बहरहाल, जो आपने मूल प्रश्न किया था उस पर आते हैं। देखिए, 2014 से पहले पूर्वी लद्दाख में और दूसरे इलाकों में चीन के सैनिक कहीं तक भी आकर के मटर गश्ती करके और घूम करके चले जाते थे या उतने हिस्से को कब्जा करके बैठ जाते थे, कोई विरोध नहीं करता था। AK एंटनी के जो बयान हैं और जो अहमद के बयान हैं, अहमद के, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हम जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, पुल, दूसरी तमाम चीजें, वो इसलिए नहीं बना रहे कि कहीं चीन आकर के उनका इस्तेमाल ना कर ले, उनको कब्जा ना ले। मतलब ये डरे हुए लोग थे या नरेंद्र मोदी डरे हुए लोग हैं कि 2014 के बाद आता है 2017, जब डोकलाम में भूटान का जो जमीन का हिस्सा था उस पर बदनीयती रख रही थी चीन की सेना, और भारत की सेना उनके सामने जाकर के तन करके खड़ी हो गई थी। 73 दिन तक वो स्टैंड ऑफ चला था। और 73 दिन बाद जो है चीन की सेना को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। फिर पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में क्या हुआ, वहां पर भी जिस तरीके से चीन की सेना ने अतिक्रमण करने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, क्या किया भारतीय सेना ने? जम करके उनका मुकाबला किया। हमारे भी 20 वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनके तो सैकड़ों मारे गए, जिसका वो आज तक जिसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कई उनके सैन्य अधिकारी मारे गए उस झड़प में। और उसके बाद से चीन भीगी बिल्ली बना हुआ है। ये अलग बात है कि जो उसके इरादे हैं या जो उसका तौर तरीका है इस समय सरहद पर अंडरग्राउंड जो है वो अपनी सेना को रखने के लिए निर्माण कार्य में जुटा हुआ है। लेकिन अभिषेक जी, हमारे भी 68,000 सैनिक इस समय पूर्वी लद्दाख में LAC के पास खड़े हुए हैं, तैनात हैं। हमारी जो 3 एयर स्ट्रिप्स थी जो काम नहीं कर रही थी, वो अब काम करनी शुरू कर चुकी हैं। हमारे लड़ाकू विमानों का मुंह चीन की तरफ इस समय मुड़ा हुआ है, वो खड़े हुए हैं। किसी भी हरकत का, गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार है, हमारी सरकार भी तैयार है। और यही सब कारण है जिनकी वजह से शी जिनपिंग जो है वो चिढ़ा हुआ है भारत से कि आज तक तो 2014 से पहले तो इस तरह की हिम्मत भारत दिखाता नहीं था। और अब ये बदले हुए हालात हैं। हमारे विरोध के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगभग तैयार हो चुका है, सड़कें तैयार हो चुकी हैं। 8 घंटे के नोटिस पर सेनाएं उन सड़कों के जरिए LAC के पास होंगी। और अभी भी जितनी हमें जानकारी मिल रही है हमारे सैटेलाइट से कि चीन की कितनी सेना है, उससे करीब करीब
18,000 20,000 सेना हमारी ज्यादा ही वहां पर खड़ी हुई है। तो राहुल गांधी क्या कह रहा है ये बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं है, क्योंकि इनके समय, इनके परनाना के समय, इनके बनाए हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय चीन ने कहां कहां कितनी जमीनें कब्जा रखी हैं वो सारी ऑन रिकॉर्ड है। तो उसका जवाब इनको देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने हैं तब से तो 1 इंच जमीन पर भी बुरी नजर रखने की हिम्मत चीन की पड़ी नहीं है। और जब जब उन्होंने गुस्ताखी की है 2014 से पहले वाली, तब तब उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है वहां पर। जी, कुछ प्रश्न है वो ले लेते हैं। आप तीनों महानुभाव को नमन। चलिए, अगला प्रश्न है, पेरियार रामास्वामी नायकर पूरे कन्नडिगा एंड मैरिड ओन एडॉप्टेड। हाँ, वो एमजीआर उससे अलग हो गए थे। तो रजनीकांत जयललिता आर 2 कन्नडिगा। ठीक है, वो तो ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इस मुद्दे पे जाना नहीं चाह रहा था। पेरियार पे हम एक अलग शो करने वाले हैं, इसलिए मैं उस मुद्दे पे नहीं गया। वाई बीजेपी गैव टिकट टू पलटू, बिग पलटू इन घोसी। नहीं, देखिए, आपकी आइडियोलॉजी और विचारधारा को मुझे लगता है, देखिए, सनातन का दुश्मन बढ़ाने के बजाय अगर आपकी आइडियोलॉजी को अपना के कोई आता है तो मुझे लगता है कि वो ठीक है। जो लोग कहते हैं ना वॉशिंग मशीन, मेरा उसका उत्तर यही होता है कि मैं दुश्मन क्यों बढ़ाऊं जब दुश्मन मुझसे दोस्त बनने आ रहा है। और इस वक्त भारत एक बहुत महत्वपूर्ण फेज से गुजर रहा है। मैंने कहा ना कि G20 के बहाने भारत की जो इमेज बिल्ड होगी ना, ये आने वाले 5-10 साल में बहुत कुछ करने का। इंडिया हेट भारत का बिलबिला रहे हैं सर जी, ये भी कुछ ठीक है। तो आज का यही प्रश्न है सर। एक छोटा सा प्रश्न रह गया था, अगर कल सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है तो क्या इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट के प्रति एक पहले से अविश्वास का भाव जन्म ले रहा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा? क्योंकि हिंदुओं का आक्रोश है। बीजेपी के सभी लीडर्स ने, इंक्लूडिंग बीजेपी अध्यक्ष, पहली बार ऐसा है कि बीजेपी के सभी सर्वमान्य नेताओं ने एक साथ इस मुद्दे पे ट्वीट किया या वीडियो किया, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह जी हो, या फिर शहजाद पूनावाला या कोई और प्रवक्ता, सुधांशु त्रिवेदी। हर एक आदमी ने अपने अपने स्तर से बात कही है। कैसे देखते हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई चारा ही नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट को अगर अपनी साख को बनाए रखना है, अगर थोड़ी बहुत बची है, तो उसको ये स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और तमिलनाडु पुलिस को आदेश देने होंगे कि इनके खिलाफ, अपने ही मंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ आप संगीन धाराओं में मामले दर्ज करिए। और उसके बाद देखते हैं क्या वातावरण बनता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करता है तो फिर बहुत ऑप्शन है सनातनियों के पास, हिंदू संगठनों के पास। उनको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए कल का इंतजार करने के बाद। इंडिया नेम हटा के भारत का बिल ला रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ हमारे पास सोर्स भी नहीं है। चलिए, ओमकार सर, शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, मुझे जय याद श्री- करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों से निवेदन है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तो कम से कम लाइक जरूर करें। धन्यवाद।